हेलो बच्चों, कैसे हो। चलो यहाँ पे चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कंटिन्यू कर रहे हैं। और यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का टॉपिक 1 देखेंगे। टॉपिक 1 में ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। अगले वीडियो में टॉपिक 2 देखेंगे, जहाँ पर कि आपका अलजेब्रिक मेथड्स टू सोल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर देखेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व किस प्रकार से किया जाता है। और उनके बाद वाले वीडियो में देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पे करीब 3-4 वीडियो आने वाला है इस चैप्टर का, तभी जाके ये पूरा चैप्टर कवर होगा। और आज 31 दिसंबर भी है, अभी हम 10 बजे रात में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो आज 2 घंटे के बाद नया साल आ जाएगा। तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, और पढ़ाई लिखाई करते रहो, नया साल तो आता ही रहेगा, समझे कि नहीं। आपका मेन इंपॉर्टेंट एग्जाम्स है, तो एग्ज़ाम अच्छे तरीके से होना चाहिए। एग्ज़ाम्स ज़रूरी है, बाकी नया साल तो फिर अगले साल भी आने वाला है, तो नया साल आते रहेगा, तैयारी करते रहो अपना। बड़े हाल चलो यहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले टॉपिक 1 का, और इनमें जो 1 नंबर वाला क्वेश्चन है इनको यहाँ पर देख रहे हैं। देखो 1 नंबर वाले में से पहला नंबर ही क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x + y = 3 एंड 6x + ky = 8 डज नॉट हैव ए सोल्यूशन। देखो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, लीनियर इक्वेशन देख रहे हैं ना। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, ऐसा इक्वेशन है जिनका ग्राफ क्या हो, तो स्ट्रेट लाइन हो। जिनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो तो उन्हीं को बोल देते हैं लीनियर इक्वेशन। ऐसा इक्वेशन जिनका ग्राफ क्या होना चाहिए, तो स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए, सीधी रेखा बनना चाहिए, तो उनको बोल देते हैं लीनियर इक्वेशन। अब देखो लीनियर इक्वेशन का अगर जनरल फॉर्म लिखते हैं तो क्या हो जाता है, तो ax + by + c = 0। ठीक है, ये तो आपका जनरल फॉर्म हो गया। लेकिन अगर एग्जाम्पल में लिखे इसको तो नंबर के टर्म में तो क्या हो जाएगा, जैसे कि 3x + 4y प्लस यहाँ पे c कोई कांस्टेंट है, कोई नंबर ही हो जाएगा, जैसे 3 ले लो = 0। तो ये आपका लीनियर इक्वेशन हो गया। लीनियर इक्वेशन 3x + 4y + 3 = 0, समझे कि नहीं। तो ये आपका लीनियर इक्वेशन हो गया। अब एक चीज़ यहाँ पे समझना, मान लो कि 2 लीनियर इक्वेशन है, 2 लीनियर इक्वेशन है। चलो यहाँ पे एक लिए हुए ना, एक और नीचे में लिख देते हैं। जैसे मान लो कि 5x + 8y अपने मन से लिख दिए, प्लस कुछ भी लिख देते हैं 4 = 0। तो ये आपका 2 लीनियर इक्वेशन हो गया, ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। ठीक है, अब ये 2 लीनियर इक्वेशन आपस में इंटरसेक्ट करेगा, ये पैरेलल होगा या फिर कोइंसिडेंट होगा, इनके बारे में कैसे पता करेंगे। इस यहाँ पे टॉपिक 1 में ये इंपॉर्टेंट है कि 2 लीनियर इक्वेशन आपस में इंटरसेक्ट करता है, ये पैरेलल होता है या फिर कोइंसिडेंट होता है, क्या इनके कंडीशंस हैं। अगर इंटरसेक्ट करेगा तो क्या कंडीशंस हैं, और अगर पैरेलल होगा तो उनके क्या कंडीशन है, और अगर कोइंसिडेंट होगा तो उनका क्या कंडीशन है। चलो यहाँ पे कंडीशन को सबसे पहले देखते हैं। थोड़ा बेसिक जानना जरूरी है, बेसिक जान लेंगे तो फिर आगे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, चलो थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 1 को करेंगे। देखो बेसिक क्या कहता है, चलो लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, तो ax + by + c = 0 होता है। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि 2 लीनियर इक्वेशन लेना है। 2 लीनियर इक्वेशन लेना है, यानी एक में अगर a1 है तो दूसरे में यहाँ पे b1 कर दो और प्लस c1 = 0। और दूसरा इक्वेशन क्या कर दो, तो a2x + b2y + c2 = 0। ये आपका 2 लीनियर इक्वेशन हो गया। अब ये 2 लीनियर इक्वेशन आपस में कोइंसिडेंट होगा या फिर आपस में पैरेलल होगा या फिर आपस में ये दोनों इंटरसेक्ट कर जाएगा, तो इनके क्या कंडीशन है थोड़ा वो देख लेते हैं। 3 कंडीशन है, याद रखना 3 कंडीशन है। क्या क्या कंडीशन है, तो पहला क्या, देखो यहाँ पे a1 है, x का कोफिशिएंट क्या है, a1 है। यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट क्या है, तो a2 है। ठीक है, तो उनको डिवाइड कर दो, यानी a1/a2, a1/a2। इधर से y का कोफिशिएंट देखो क्या है, b1 है, और इधर y का कोफिशिएंट नीचे वाले में क्या है, तो b2 है। तो इधर से b1/b2। ठीक है, अब इधर से देखो c1/c2, वो तो कांस्टेंट है। ठीक है, डिवाइड कर दिया ना। अब पहला, अगर इंटरसेक्ट करना है 2 लीनियर इक्वेशन को, क्या करना है, इंटरसेक्ट करना। इंटरसेक्ट का मतलब क्या हुआ, मान लो कि ये एक आपका लीनियर इक्वेशन है और दूसरा लीनियर इक्वेशन इधर से पास करना चाहिए, यानी एक दूसरे को कट करना चाहिए, इसी को इंटरसेक्ट बोल देते हैं। अगर इंटरसेक्ट होगा तो इन दोनों लीनियर इक्वेशन का, तो ये वाला जो वैल्यू है ना a1/a2, b1/b2 और c1/c2, इनमें से आपका a1/a2 ये बराबर नहीं हो सकता है b1/b2 का, ये बराबर नहीं हो सकता है b1/b2 का। अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का, तब जाके ये दोनों लाइन क्या करता है, तो इंटरसेक्ट करता है। अगर इंटरसेक्ट करेगा तो सॉल्यूशन क्या होगा, तो यहाँ पे याद रखना 1 सॉल्यूशन होगा।
क्या होगा, वन सॉल्यूशन। इसी को यूनिक सॉल्यूशन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इसी को यूनिक सॉल्यूशन बोल देते हैं। तो याद रखना कि यूनिक सॉल्यूशन अगर चाहिए तो कंडीशन क्या होना चाहिए, a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 का। ये तो पहला हो गया। दूसरा, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाए एक दूसरे का, क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। पैरेलल का मतलब क्या है, तो एक लाइन अगर इधर से तो दूसरा लाइन क्या होना चाहिए, इधर से होना चाहिए। इसको बोल देते हैं पैरेलल। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, इसका मतलब कि आपका a1/a2 बराबर हो जाएगा b1/b2 का, ठीक है। और ये बराबर नहीं होगा c1/c2 का, तो इसको पैरेलल बोल देते हैं। अगर पैरेलल होना है तो a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए, तभी जाके ये दोनों लाइन पैरेलल होगा। आगे में भी एग्जाम्पल सूरत देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि इनको किस प्रकार से यूज किया जाता है। अगर पैरेलल हो जाए तो इस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, याद रखना, नो सॉल्यूशन, क्योंकि कहीं पे कट ही नहीं करा है ना, कहीं पे एक दूसरे को टच नहीं करा है, तो इन दोनों ग्राफ का, इन दोनों इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये दूसरा कंडीशन हो गया आपका। तीसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, तो तीसरा कंडीशन इधर लिख देते हैं। तीसरा कंडीशन कोइंसिडेंट वाला कंडीशन है। कोइंसिडेंट का मतलब क्या हो गया, तो कोइंसिडेंट का मतलब ये हो गया कि मान लो कि ये एक लाइन है, इन्हीं लाइन के ऊपर दूसरा लाइन हो जाएगा, तो इनको बोल देते हैं कोइंसिडेंट। अब अगर इन दोनों लाइन को कोइंसिडेंट होना है तो जाके क्या करना होगा, a1/a2 ये बराबर होना चाहिए b1/b2 का, और ये बराबर होना चाहिए c1/c2 का। अगर ये वाला कंडीशन आ रहा है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 इन दोनों लाइन का, तब जाके ये दोनों लाइन क्या होगा, कोइंसिडेंट हो जाएगा। अगर कोइंसिडेंट हो जाए तो सॉल्यूशन क्या होगा, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या फिर इसी को क्या बोल देते हैं, मेनी सॉल्यूशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो तीन कंडीशन, पहला क्या हो गया, इंटरसेक्ट। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 का। और दूसरा, पैरेलल अगर होना है तो क्या होना पड़ेगा, तो a1/a2 बराबर b1/b2 लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। और अगर कोइंसिडेंट है तो कोइंसिडेंट केस में क्या हो जाता है, तो a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। अगर इंटरसेक्ट है तो यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर पैरेलल है तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है। अगर कोइंसिडेंट है तो मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये आपका बेसिक था। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से कंटिन्यू करेंगे तो समझ में भी आएगा। थोड़ा बेसिक जानना जरूरी होता है कोई भी चैप्टर स्टार्ट होने से पहले, तभी जाके तो क्वेश्चन वगैरह बनाने में मज़ा आएगा, समझ में भी आएगा। अब कुछ बेसिक ही पता ना हो तो फिर कैसे बनाएंगे, समझे कि नहीं। और सब एक जैसे लड़के नहीं होते, हो सकता है किसी को पता हो, और बहुत से ऐसे लड़के होते हैं जिन्हें नहीं पता होता है, तो बताना पड़ता है उन्हें, समझे कि नहीं। चलो अब देखो पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो के का यहाँ पे वैल्यू निकालना है, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यहाँ पे दे रखा है। एक ये इक्वेशन है और दूसरा ये वाला इक्वेशन है, और बोल रखा है कि डज नॉट हैव ए सॉल्यूशन। अब यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। कोई सॉल्यूशन नहीं होगा मतलब कि ये दोनों लाइन क्या हो जाएगा, अभी जस्ट देखे, पैरेलल अगर होता है तो कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। और पैरेलल वाले केस में कंडीशन क्या था कि a1/a2 ये बराबर होना चाहिए b1/b2 का, लेकिन किन के बराबर नहीं होना चाहिए, तो c1/c2 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन था पैरेलल का। अब इसी कंडीशन को यूज करके किसका वैल्यू निकालेंगे, तो k का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। देखो क्या दे रखा है, तो एक दे रखा है आपका 3x + y बराबर कितना है, तो 3 है। दूसरा क्या दे रखा है, तो 6x + ky बराबर कितना है, तो 8 दे रखा है। सबसे पहले यहाँ पे क्या करो, a1/a2 निकाल लो। a1/a2, तो a1/a2 कितना हो जाएगा, देखो x के आगे में यहाँ पे 3 है, तो यही a1 हो गया आपका, तो 3 और बाय यहाँ पे दूसरे वाले केस में x का कोफिशिएंट कितना है, 6 है, तो 3/6 ये कितना आ गया, 1/2 आ गया। उसके बाद क्या करो, b1/b2 निकाल लो। b1/b2 ये कितना हो जाएगा, तो देखो y के आगे में जो कोफिशिएंट है, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, यहाँ पे 1 है, तो 1/, नीचे में देखो y का जो कोफिशिएंट कितना है, k है, तो 1/k, ये आपका b1/b2 हो गया। अब चलते हैं c1/c2, ठीक है। तो c1/c2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 3 है, तो 3 ही रहने दो, बाय, और यहाँ पे कितना 8 है, तो 3/8 है। अच्छा, किसी के मन में आ रहा होगा कि बराबर के इस साइड में लेके आएंगे दोनों को, उससे क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर इस 3 को बराबर के उस साइड में लेके आएंगे तो -3 हो जाएगा ना, और इधर फिर -3 बराबर 0 हो जाएगा।
तो यहाँ पे -3 हो जाएगा। 8 को भी इधर लेके आएंगे तो -8 हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस फिर से प्लस ही हो जाता है, समझे कि नहीं। तो बराबर की इस साइड में भी है तो डायरेक्ट भी C1/C2 निकाल लिया तो कोई दिक्कत उससे नहीं है। चलो ये तो आ गया। अब देखो यहाँ पे पैरेलल का क्या कंडीशन है, अगर पैरेलल होना है फॉर पैरेलल क्या होना चाहिए, तो A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। चलो ठीक है, रख दो। A1/A2 देखो कितना आ गया है, तो 1/2 आ गया है, बराबर B1/B2 कितना है, तो 1/k है, नॉट इक्वल टू C1/C2 कितना है, तो ये 3/8 है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है कि k का वैल्यू बताना है जिस पर कि पैरेलल हो जाए। ठीक है, चलो एक बार क्या करो, इन दोनों को बराबर करो, यानी कि 1/2 बराबर क्या होना चाहिए, तो 1/k होना चाहिए। यहाँ से k कितना आ जाएगा, तो यहाँ से k आपका सीधे 2 आ गया। चलो ठीक है, पहला तो k का वैल्यू ये आ गया। दूसरे बार में अगर इन दोनों को बराबर करोगे तो क्या होगा, तो 1/k नॉट इक्वल टू 3/8, यानी कि यहाँ से क्या लिख सकते हैं, k बराबर नहीं होना चाहिए किसका, तो 8/3 का। तो दूसरा ये हो गया आपका कि k जो है वो आपका 8/3 तो नहीं हो सकता है। और यहाँ पे k कितना होना चाहिए, तो k आपका 2 होना चाहिए, मतलब कि यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझे कि नहीं। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब यहाँ पे देखो दूसरा और में एक क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट वैल्यू ऑफ k पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है एंड इतना डज नॉट हैव ए सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। कोई सॉल्यूशन नहीं होगा कि मतलब क्या होगा, तो दोनों लाइन पैरेलल होना पड़ेगा। और पैरेलल अगर होना है तो क्या कंडीशन है, तो फिर से यही कंडीशन लग जाएगा, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। समझे कि नहीं। तो ये दूसरा वाला क्वेश्चन तुम लोग खुद सोल्व कर लोगे। चलो अच्छा हम ही सोल्व कर देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे दूसरे में क्या दे रखा है, तो x + y - 4 बराबर 0 दे रखा है। और इनमें कितना है, तो 6x + ky, 3 को इधर लेके चले आओ तो -3 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से क्या निकाल लेंगे, तो A1/A2 सबसे पहले निकाल लेंगे। ये कितना हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे x के आगे में कुछ नहीं है तो 1 है, यानी A1 कितना है, तो 1 है, और A2 कितना है, तो ये 6 है, तो 1/6 हो जाएगा। ठीक है, B1/B2 निकाल लो, ये कितना हो जाएगा, तो y का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे देखो पहले वाले में कुछ नहीं तो 1 है, यानी B1 कितना है, तो 1 है बाय, अब B2 कितना है, तो यहाँ पे देखो y का कोफिशिएंट कितना है, k है, यानी B1/B2 कितना आ गया, तो 1/k आ गया। C1/C2 ये कितना हो जाएगा, तो C1 यहाँ पे देखो कितना है, -4 है, तो -4 बाय, और C2 कितना है, तो -3 है, यानी कितना आ गया, 4/3 हो गया। अब पैरेलल होना है ना, दोनों लाइन क्या होना है, तो पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो इनके कंडीशन क्या है, तो A1/A2 ये बराबर होना चाहिए क्या, तो B1/B2, लेकिन किनके बराबर नहीं होना चाहिए, तो C1/C2 के बराबर नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, A1/A2 कितना है निकाल लिए हैं कि भैया 1/6 है, B1/B2 कितना है, तो ये 1/k है। ये किनके इक्वल नहीं होना चाहिए, C1/C2 का। C1/C2 कितना है, तो 4/3 है। ठीक है, तो यहाँ पूछा है k का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे देखो इन दोनों को इक्वेट करो, तो यहाँ से 1/6 बराबर क्या हो जाएगा, 1/k हो जाएगा, यानी k बराबर कितना आ गया, 6 हो गया। तो यही आपका आंसर हो गया। पूछ देता कि k का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे दूसरे वालों को लेके चलते हैं, 1/k नॉट इक्वल टू 4/3, यानी कि k क्या नहीं होना चाहिए, तो k आपका 3/4 नहीं होना चाहिए। समझे कि नहीं, k आपका 3/4 नहीं होना चाहिए। k क्या होना चाहिए, तो 6 होना चाहिए, तभी जाके ये दोनों लाइन क्या हो जाएगा, एक दूसरे का पैरेलल हो जाएगा। x + y - 4 बराबर 0, और दूसरा क्या है, तो 6x + ky बराबर 3। ठीक है, चलो इस प्रकार से यहाँ पे करना है। चलो आगे चलते हैं। अच्छा यहाँ पे किसी को कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है कि यहाँ पे हम पलटा दिए हैं कैसे, 1/k नॉट इक्वल टू 4/3। अरे कुछ नहीं कर रहे हैं, 1/k क्या है, नॉट इक्वल टू 4/3 है ना, हमें तो k चाहिए ना, मतलब k ऊपर में चाहिए, इधर पलटा दो, इधर पलटा देंगे तो k हो जाएगा, k नॉट इक्वल टू, इधर भी पलटा दो, फिर इधर पलटाएं तो उस साइड भी पलटाना होगा, तो k नॉट इक्वल टू 3/4। समझे कि नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ पे k निकाले हुए हैं, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हो जाए तो कमेंट करके बताना है। चलो दूसरे नंबर में चलते हैं। ये क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यहाँ पे k का वैल्यू बताना है
फॉर विच सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन दे रखा है और ये क्या होना चाहिए, तो इनकंसिस्टेंट होना चाहिए। देखो ये वर्ड याद रखना, इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है ना ये पैरेलल ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पैरेलल ही होना चाहिए। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। इनका मतलब कि कोई सॉल्यूशन इन दोनों लीनियर इक्वेशन का नहीं होगा, ठीक है, तभी जाके ये दोनों लीनियर इक्वेशन क्या होगा, तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। अब पैरेलल होना चाहिए, तो पैरेलल का कंडीशन अभी जस्ट ऊपर में भी बनाए हुए हैं, सोल्व करे हुए हैं, समझे कि नहीं। चलो क्या दे रखा है, तो x + 2y बराबर कितना है, तो ये 3 है। दूसरा क्या दे रखा है, तो 5x + ky, देखो +7 है ना, तो 7 को उधर करना पड़ेगा, -7, क्योंकि पहले वाले में 3 बराबर के उस साइड में था, तो दूसरे वाले में भी जो कांस्टेंट टर्म है ना वो दूसरे साइड में होना चाहिए, समझे। या तो 3 को ही बराबर के इस साइड में लेके चले आओ, तब इधर +7 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। कांस्टेंट टर्म दोनों बराबर के एक ही साइड में होना चाहिए, यानी कि पहले वाले में अगर RHS साइड में तो दूसरे वाले में भी RHS साइड में रखेंगे। अगर पहले वाले में LHS साइड में तो दूसरे वाले में भी LHS साइड में लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो कांस्टेंट वाले को एक साइड पे कर दिए हैं, नहीं रहे तो ये ध्यान रखना है। चलो यहाँ से a1/a2 क्या करेंगे, तो a1/a2 निकाल लेंगे तो 1/5 आ जाएगा। यहाँ पे x के आगे में कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। b1/b2 ये कितना हो जाएगा, तो देखो y का कोफिशिएंट यहाँ कितना है, 2 है, यानी b1 कितना है, तो 2 है बाय। यहाँ पे देखो k के आगे में कुछ नहीं तो 1 है, यानी ये आपका 1 हो गया। चलो ठीक है, c1/c2 बराबर, अच्छा यहाँ पे एक सेकेंड, 5x + ky है ना, यहाँ पे y छूट गया है, तो यहाँ पे b2 k है, तो ये 2/k हो जाएगा। c1/c2 कितना हो जाएगा, तो 3/, देखो यहाँ पे c2 कितना है, -7 है, तो 3/-7। चलो ठीक है, क्या होना है, तो पैरेलल होना है ना, तो फॉर पैरेलल के लिए कंडीशन क्या है, तो फॉर पैरेलल के लिए क्या कंडीशन है कि a1/a2 ये बराबर होना चाहिए किसका, तो b1/b2 का, लेकिन किन के बराबर नहीं होना चाहिए, c1/c2 के बराबर नहीं होना चाहिए। अभी जस्ट पहले में भी देखे हैं इससे, समझे कि नहीं। चलो a1/a2 कितना आ गया, तो ये 1/5 आ गया है, बराबर b1/b2 कितना है, तो ये 2/k है, और नॉट इक्वल टू c1/c2 कितना है, तो 3/-7 है, ठीक है। चलो इन दोनों को बराबर करो, तो यहाँ से k का वैल्यू मिल जाएगा। 1/5 बराबर कितना है, तो 2/k है, यहाँ से k बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 दूना 10 हो जाएगा। k कितना आ गया, 10 आ गया, यही वैल्यू पूछा हुआ था, फॉर विच वैल्यू ऑफ k, ठीक है। तो k कितना आ गया आपका, 10 आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, ये क्या बोल रहा है, तो फॉर विच वैल्यू ऑफ p, यहाँ p का वैल्यू निकालना है। द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द फ्लोइंग ऑफ लीनियर इक्वेशन भी पैरेलल, फिर से यहाँ पैरेलल ही होना है, तो पैरेलल का क्या कंडीशन है, तो a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 का, लेकिन c1/c2 का बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो यहाँ से a1/a2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/6 हो जाएगा, ठीक है। b1/b2 कितना हो जाएगा, तो देखो y के आगे में जो कोफिशिएंट है यहाँ पे माइनस है ना, तो -1 है, ठीक है। b1 कितना है, -1 बाय, यहाँ पे y2 का कोफिशिएंट कितना है, ये वाले y का कोफिशिएंट कितना है, यानी b2, ये पूरे b2 हो जाएगा, यानी -2 है, ठीक है। ये माइनस माइनस खत्म हो गया, यानी ये कितना आ गया, तो 1/2 आ गया। चलो c1/c2 कितना है, तो c1/c2 आपका देखो कांस्टेंट टर्म में कितना है, -5 है बाय, और c2 कितना है, तो -p है। चलो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, यानी कि 5/p है। अब पैरेलल होना है, तो फॉर पैरेलल के लिए क्या कंडीशन चाहिए, तो पैरेलल के लिए कंडीशन है कि a1/a2 ये बराबर नहीं होना चाहिए किनका, तो b1/b2 का, और सॉरी बराबर होना चाहिए b1/b2 का, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये कंडीशन है, ठीक है। चलो a1/a2 निकाल लिए हैं कितना, 3/6 बराबर b1/b2 कितना है, तो ये 1/2, लेकिन किन के बराबर नहीं होना चाहिए, तो 5/p के बराबर नहीं होना चाहिए। c1/c2 का वैल्यू बस वहाँ पे रख दिए हैं। चलो ठीक है, अब इन दोनों को लेके आगे बढ़ो, क्योंकि p तो देखो इन्हीं में आ रहा है और p ही निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 1/2 बराबर नहीं होना चाहिए किनका, 5/p का, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, p गुना 1 p हो जाएगा, तो p नॉट इक्वल टू 5 दूना 10, मतलब p 10 को छोड़ के कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ पे पूछा है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ p, p के किस वैल्यू पर
ये दोनों लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगा, आपस में पैरेलल हो जाएगा। तो p का वैल्यू 10 नहीं लेना है, 10 को छोड़ के कोई भी नंबर लेंगे तो वो दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे का पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पूछा हुआ है वैल्यू ऑफ p, तो वैल्यू ऑफ p क्या हो जाएगा, तो वैल्यू ऑफ p अदर देन 10, अदर देन 10 को छोड़ के कोई भी नंबर लेंगे तो ये दोनों लाइन क्या होगा, एक दूसरे का पैरेलल हो जाएगा। बात को समझ में आया कि नहीं, चलिए समझ में आया होगा। चलो अच्छा 10 क्यों नहीं ले सकते हैं, अरे 10 अगर लेंगे ना, देखो यहाँ पे a1/a2 कितना है, ये देखो 3 दूना चाहिए, अभी तो 1/2 ही है ना, b1/b2 देखो कितना है 1/2 ही है। अगर मान लो कि p 10 ले लेंगे तो p अगर 10 लेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 5/10, यानी ये भी तो 1/2 ही हो जाएगा ना। देखो a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों तो एक दूसरे का बराबर हो गया ना, और तीनों का एक दूसरे का अगर बराबर हो गया तब तो फिर वो पैरेलल रहा कहाँ, पैरेलल तो फिर रहा ही नहीं। तो ये c1/c2 तो बराबर नहीं होना चाहिए ना, a1/a2 बराबर b1/b2 होना चाहिए, लेकिन c1/c2 इन दोनों के बराबर नहीं होना चाहिए। अब बराबर नहीं होने के लिए तो p का वैल्यू क्या लेना होगा, 10 को छोड़ के कोई और वैल्यू लेना होगा। अगर 10 लेते हैं तो a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 तीनों एक दूसरे का बराबर हो जाता है, समझे कि नहीं। अगर तीनों एक दूसरे का बराबर हो गया ना तो वो फिर क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट वाला केस हो जाएगा, कोइंसिडेंट वाला केस हो जाएगा, पैरेलल वाला केस नहीं होगा। तो p का यहाँ पे वैल्यू 10 नहीं लेना है, 10 को छोड़ के कोई सा भी ले लेंगे तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। अगर 10 ले लेते हैं तो क्या हो जाता है, कोइंसिडेंट हो जाता है। बात को समझे। चलो आगे क्या दे रखा है, तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 1 जो कि 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, c का वैल्यू निकालना है, ये पता सिस्टम ऑफ इक्वेशन, एक ये इक्वेशन है आपका और एक ये इक्वेशन है, 2 इक्वेशन दे रखा है। सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, तो मेनी सॉल्यूशन होना चाहिए। अब अगर मेनी सॉल्यूशन होना है तो इनके लिए दोनों लाइन को क्या होना पड़ेगा, तो कोइंसिडेंट होना पड़ेगा। अगर कोइंसिडेंट होना है तो कंडीशन क्या है, तो a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 का, और ये किन का बराबर होना चाहिए, तो c1/c2 का, यानी तीनों को एक दूसरे का बराबर होगा तभी जाके मेनी सॉल्यूशन होगा इन दोनों लाइंस का। चलो ठीक है, यहाँ पे करके देखते हैं क्या दे रखा है, तो cx + 3y + 3 - c बराबर कितना है, तो 0 है। और दूसरा क्या है, तो 12x + cy और -c बराबर 0 है। ठीक है, a1/a2 यहाँ से निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, तो a1/a2 देखो c/12 हो जाएगा। ठीक है, b1/b2 कितना हो जाएगा, तो देखो y का कोफिशिएंट कितना है, 3 है, यानी ये b1 है, तो 3 यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है, c है, यानी कि 3/c हो जाएगा। c1/c2 ये कितना हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म, ये पूरे कांस्टेंट है, यानी कि 3 - c बाय, यहाँ नीचे में देखो c2 कितना हो जाएगा, तो -c हो जाएगा, तो -c हो गया। ठीक है, चलो अब आगे करते हैं, क्या होना है, तो मेनी सॉल्यूशन होना है। मेनी सॉल्यूशन यानी कि दोनों लाइन को कोइंसिडेंट होना पड़ेगा। फॉर कोइंसिडेंट का कंडीशन क्या है, तो कोइंसिडेंट का कंडीशन है कि a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 का, और ये बराबर होना चाहिए किनका, तो c1/c2 का। चलो a1/a2 कितना है, तो c/12 बराबर, b1/b2 कितना है, तो ये 3/c है बराबर, c1/c2 देखो कितना निकाल लिए, 3 - c बाय -c। चलो एक बार इन दोनों को बराबर करो। ठीक है, चलो यहाँ से करते हैं, c/12 बराबर क्या करेंगे, तो 3/c करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, तो c गुना c कितना हो जाएगा, c² बराबर 12 गुना 3 कितना हो गया, तो 36 आ गया, यानी c बराबर कितना हो जाएगा, √36, और √36 कितना होता है, तो +- होता है। तो यहाँ पे देखो c का 2 वैल्यू आया है, प्लस भी आ गया माइनस भी आ गया, थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया। कन्फ्यूजन अगर क्रिएट कर दिया है तब तो फिर आगे बढ़ना होगा। अब क्या करेंगे, तो अब जो बाकी 2 बचा हुआ है ना उनको बराबर करेंगे, यानी कि इन दोनों को बराबर करो, ये दोनों भी तो आपस में बराबर है। चलो क्या करेंगे, 3/c बराबर 3 - c/c। ठीक है, देखो ये c ख़त्म हो गया, तो ये माइनस है ना, यहाँ पे नीचे में क्या है, -1 है, चलो इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई,
3 गुना -1 बराबर इधर कितना बचा, तो 3 - c बचा, यानी ये -3 बराबर क्या आ गया, 3 - c आ गया। इस वाले 3 को बराबर के इस साइड में लेके आओ, तो -3 बराबर इधर कितना हो जाएगा, -c हो जाएगा। 3 3 6, तो -6 बराबर कितना हो गया, तो -c हो गया। ठीक है, ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, यानी c कितना होना चाहिए, तो c आपका 6 होना चाहिए। यहाँ पे देखो c का 2 वैल्यू आया था, एक प्लस और दूसरा -6 आया था, लेकिन एक्चुअल में जो c का वैल्यू होगा वो कितना होगा, तो सिर्फ +6 लेना है, -6 को नहीं लेना है, समझे कि नहीं। अगर 2 वैल्यू आ जाए ना तो बाकी जो बचा हुआ रहेगा उनको भी इक्वेट करके चेक कर लेना है। अगर एक ही वैल्यू आए ना तो फिर पहले वाले से जो आ गया ना तो वही आंसर हो जाता है, समझे। तो यहाँ पे जो c पूछा था, c का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो +6 हो जाएगा। चलिए, यही आपका आंसर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के का किस वैल्यू पर, ये जो 2 लीनियर इक्वेशन दे रखा है इनका मेनी सॉल्यूशन फिर से होगा। अब मेनी सॉल्यूशन होना है तो कंडीशन क्या है, तो a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 का, और ये बराबर होना चाहिए क्या, c1/c2 का, समझे कि नहीं। ये तो मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन है। चलो करके देखते हैं यहाँ पे। चलो दोनों इक्वेशन को नीचे में सबसे पहले लिखते हैं। पहला वाला क्या इक्वेशन है, 2x + 3y बराबर कितना है, तो 7 है। यहाँ पे देखो ये लिख लिए। अब ये कितना है, तो k + 1 × x, k + 1 × x प्लस फिर कितना है, अच्छा यहाँ पे ब्रैकेट होगा 2k - 1 × y, 2k - 1 × y बराबर कितना है, तो बराबर 4k + 1 है। चलो ठीक है, a1/a2 निकाल लेते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो a1/a2 बराबर देखो x का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, यही तो a1 है, यानी कि 2 बाय यहाँ पे नीचे में x का कोफिशिएंट कितना है, k + 1 है, यानी 2/k + 1, ये आपका a1/a2 हो गया। b1/b2 ये कितना हो जाएगा, तो y का कोफिशिएंट ऊपर में कितना है, 3 है, 3 नीचे में y का कोफिशिएंट कितना है, तो 2k - 1 है, ये आपका b1/b2 आ गया। c1/c2 ये कितना हो जाएगा, तो ऊपर में कांस्टेंट ये 7 है ना, 7 नीचे में बराबर के उस साइड में जो है तो वही कांस्टेंट है, तो नीचे में 4k + 1, ये आपका c1/c2 हो गया। चलो अब मेनी सॉल्यूशन चाहिए, तो मेनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है, 4 कोइंसिडेंट, यानी 2 लाइन क्या करेगा, कोइंसिडेंट हो जाएगा, एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा, तभी जाके मेनी सॉल्यूशन होने वाला है। इनका कंडीशन क्या है, तो a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 का, और ये बराबर होना चाहिए c1/c2 का। वैल्यू रख दो, वहाँ से तुमको k का वैल्यू मिल जाएगा। देखो a1/a2 कितना निकाल लिए हैं, तो 2/k + 1 बराबर b1/b2 देखो कितना आ गया है, तो 3/2k - 1, 3/2k - 1 बराबर c1/c2 देखो कितना आ गया है, तो 7/4k + 1। ठीक है, चलो किन्हीं दो को बराबर करो, हम यहाँ पे इन दोनों को बराबर कर रहे हैं, करके देखते हैं। 2/k + 1 बराबर 3/2k - 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2k - 1 बराबर इधर 3 × क्या हो जाएगा, k + 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो 2 दूना 4k - 2 बराबर इधर कितना हो जाएगा, 3k + 3 हो जाएगा। k वाले को एक साइड कर लो, यहाँ पे देखो +3k है ना, तो बराबर के उस साइड में लेके जा रहे हैं, 4k - 3k हो जाएगा बराबर इधर कितना है, तो पहले से 3 था, अब 2 को इधर लेके आएंगे तो +2 हो जाएगा। चलो यहाँ पे 4k - 3k, तो k हो गया, यहाँ पे 3 2 5, तो k बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। अब देखो क्या बताए थे, अगर एक ही वैल्यू आ जाए ना तो अगले बाकी जो 2 बचा हुआ है ना उनको बराबर करने का ज़रूरत नहीं है। अगर 2 वैल्यू आता तो बराबर करके चेक करते हैं। यहाँ पे देखो ये दोनों है ना, ये दोनों भी तो एक दूसरे के बराबर है, समझे कि नहीं। इन दोनों को भी बराबर करेंगे ना तो यहाँ से भी k का कितना वैल्यू आएगा, 5 आना है। तो अगर एक वैल्यू आ गया तो यही आपका आंसर हो जाएगा।
बाकी बच्चे को बराबर ना भी करे तो चलेगा। समझ में आया? चलो 3 नंबर पे चलते हैं। अच्छा, और यहाँ पे एक क्वेश्चन है क्या, और मैं देखो एक और क्वेश्चन दे रखा है, तो ये वाला क्वेश्चन को खुद घर में ट्राई करना, और अगर नहीं बने तब जाके कमेंट वगैरह करना, और इनका सॉल्यूशन वगैरह हम डाल देंगे टेलीग्राम वगैरह पे, और लिंक भी दे देंगे। बड़े हाल पहले इनको खुद से ट्राई करना, ऐसे ही करके सेम हो जाएगा। वहाँ से A1/A2 निकाल लेना, B1/B2 निकालना, C1/C2 निकालना, और फिर इस वाले में आके वैल्यू रख देना। वैल्यू रखोगे वहाँ से तुमको K का वैल्यू, ये वाला K का वैल्यू जो भी होगा वो मिल जाएगा। याद रखना कि अगर K का वैल्यू 2 आ जाए तो उस केस में जो बाकी बचा हुआ 2 को रहेगा ना, उनको भी बराबर करके देखना कि उनमें K का वैल्यू क्या आता है। अगर पहले तुम 2 को बराबर करा, उनमें से K का वैल्यू 1 ही आया तो वही आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो हम सिर्फ यही दोनों को बराबर कर रहे हैं, इन दोनों को बराबर करें, और K का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, तो +5 आ गया। एक ही वैल्यू आया ना, तो बाकी जो 2 बचा हुआ है ना उनको बराबर नहीं कर रहे हैं, ज़रूरत नहीं है। समझे कि नहीं? तो ये थोड़ा याद रखना। चलो 3 नंबर पे चलते हैं। ये क्या है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ K, यहाँ भी K का वैल्यू निकालना है, सो दैट द इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। अब यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन बोल रहा है, तो देखो यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन है कि A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 का, तब जाके यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब 2 लाइन क्या करता है, तो इंटरसेक्ट करता है। 2 लाइन इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या है, ये 2 लाइन है, ये दोनों लाइन देखो एक दूसरे का इंटरसेक्ट कर रहा है, तब इन दोनों लाइन का सॉल्यूशन कैसा होगा, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। कंडीशन क्या है, तो A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 का, तो ये आपका कंडीशन है। चलो यहाँ पे निकालते हैं, जो भी यहाँ पे निकालने के लिए कह रहा है, शायद K का वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलो क्या दे रखा है, 2 इक्वेशन, तो x + 2y बराबर कितना है, तो 5 है। दूसरा क्या है, 3x + ky बराबर कितना है, तो 15 है। ठीक है, यहाँ पे A1/A2 कितना आ जाएगा, तो ये आपका 1/3 आ जाएगा। देखो यहाँ पे x के आगे में कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, B1/B2 कितना आ जाएगा, तो ये आपका 2/k आ जाएगा। यूनिक सॉल्यूशन रहे तो यहाँ पे A1/A2 और B1/B2 का ही ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो 4 इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, इन्हीं के केस में सॉल्यूशन कैसा होता है, यूनिक होता है। तो अगर 2 लाइन को इंटरसेक्ट करना है तो इनके लिए कंडीशन क्या है, तो A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए किनका, तो B1/B2 का। ठीक है, अब A1/A2 कितना है, देखो 1/3 है, ये बराबर नहीं होना चाहिए। B1/B2 कितना है, तो 2/k है, यानी यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो k गुना 1 कितना हो जाएगा, k हो गया, बीच में नॉट इक्वल टू, और 3 गुना 2 कितना हो जाएगा, 6, यानी k 6 नहीं हो सकता है। 6 को छोड़कर कोई भी वैल्यू लेंगे तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा, और सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, तो वैल्यू k इज अदर देन 6 को छोड़कर k का कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। समझे, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे p का वैल्यू निकालना है, और यहाँ पे कैसा सॉल्यूशन चाहिए, तो मेनी सॉल्यूशन चाहिए। चलो ठीक है, मेनी सॉल्यूशन चाहिए और p का वैल्यू यहाँ पे निकालना है। चलो A1/A2 यहाँ पे निकाल लो, क्या हो जाएगा, तो A1/A2 बराबर देखो p - 3 नीचे में भी p है क्या, p। B1/B2 देखो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे देखो B1 कितना है, 3 है, बाय नीचे में देखो B2 कितना है, तो y का कोफिशिएंट नीचे में फिर से p ही है, तो ये 3/p हो जाएगा। ठीक है, अच्छा कहीं पे बड़ी p कहीं पे छोटी p लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन शायद मेरे से लिखने में मिस्टेक हुआ होगा। ठीक है, हर जगह छोटी p ही होगा। चलो उसके बाद C1/C2 निकाल लो, ये कितना हो जाएगा, तो कांस्टेंट टर्म, तो यही वाला आपका पहले वाले में देखो ये कांस्टेंट है, ये C1 है, और दूसरे वाले में जो 12 है ना, ये C2 है, यानी फिर से ये कितना हो जाएगा, तो p/12 हो जाएगा। चाहिए क्या, तो मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन का मतलब लाइन क्या होना पड़ेगा, तो कोइंसिडेंट होना पड़ेगा। फॉर कोइंसिडेंट, 2 लाइन अगर कोइंसिडेंट होना है तो कंडीशन क्या है, तो A1/A2 होना चाहिए, बराबर किसका, B1/B2 का,
और ये बराबर किन का होना चाहिए, तो C1/C2 का, तभी जाके मेनी सॉल्यूशन होगा इन दोनों लाइन का। चलो A1/A2 कितना है, तो ये P-3/P आ गया है। B1/B2 कितना है, तो B1/B2 देखो 3/P है, तो यहाँ पे बराबर 3/P कर दिए। बराबर C1/C2 कितना है, तो P/12 है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम इन दोनों को बराबर कर रहे हैं और यहाँ से देखते हैं P का क्या वैल्यू आता है, फिर कुछ सोचेंगे, समझे। चलिए P-3/P बराबर यहाँ से क्या आ गया, 3/P आ गया। देखो P ख़त्म हो गया, तो P-3 बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। यानी यहाँ से P बराबर कितना हो जाएगा, 3 को उधर लेके जाओ तो 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। कन्फ्यूजन हो रहा है तो देखो इनको बराबर करके चेक कर लेते हैं, वहाँ भी यही सेम चीज़ आना चाहिए, 6 आना चाहिए, समझे। देखो 3/P बराबर कितना हो जाएगा, तो P/12 हो जाएगा। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इनको इधर गुना करो और इनको इधर गुना करो, तो P² बराबर कितना हो जाएगा, बढ़तिया 36 हो गया। यानी P बराबर क्या हो जाएगा, √36। √36 का मतलब ±6, 2 वैल्यू आ गया ना। लेकिन पहले वाले में +6 आया है ना, यहाँ पे 2 वैल्यू आया तो एक ही वैल्यू लेना है। वो कौन सा लेना है, तो P बराबर 6 ही लेना है, समझे। तो अगर पहले जो 2 को लिए हैं उनमें से अगर प्लस वैल्यू आ जाए, ठीक है, और एक ही वैल्यू आए, तो दूसरे को फिर सोल्व करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन अगर 2 वैल्यू जहाँ आ जाए तो फिर जो बचा हुआ जो 2 रहेगा ना, उनको भी बराबर करके चेक कर लेते हैं कि हमने जो बनाया वो सही बनाया या गलत बनाया। फिलहाल यहाँ पे P का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो वो आपका 6 हो जाएगा। चलो ठीक है, दोनों में जो आया ना सेम, दोनों में देखो पहले वाले में +6 आया और दूसरे वाले में ±6 आया, दोनों में जो कॉमन होता है वही आंसर होता है। यहाँ पे +6 है तो यहाँ पे भी क्या लेंगे, दूसरे वाले के लिए भी +6 ही लेंगे। तो यहाँ पे P का वैल्यू क्या हो गया, तो P का वैल्यू आपका +6 हो गया, समझे। चलो यहाँ पे कहाँ तक डिस्कस हो गया, तो 2 नंबर वाला सारे डिस्कस हो गया। बचा है 3 नंबर वाला, इनमें कितना क्वेश्चन है, 1 2 3 और यहाँ पे 1 2, टोटल अभी 5 क्वेश्चन डिस्कस करना है ना। एक काम करते हैं, इनको अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं, जो कि वीडियो काफ़ी लंबा होने जा रहा है। तो 3 नंबर वाला और 5 नंबर वाला अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। चलो फिर थैंक यू, पढ़ाई लिखाई करते रहो, और अगर कुछ डाउट वगैरह रह गया हो तो कमेंट करके बताना। जिस क्वेश्चन पे भी डाउट वगैरह हो उस क्वेश्चन का हम अलग से वीडियो बना के डाल देंगे। चलो फिर थैंक यू, पढ़ाई लिखाई करते रहो।